नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हमने देख लिया है। पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, और अभी हम दो चीज देखेंगे, एक डेनिश का आगमन और एक फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसियों का आगमन सबसे बाद में होता है, और जब उसकी आगमन होती है तो उस समय समझिए तो ब्रिटिश जो है वो मजबूत हो गया रहता है, जिसके कारण एक लंबा संघर्ष होता है और उस संघर्ष में वह सफल भी होता है। लेकिन फ्रांसीसियों से पूर्व भारत में डेनिश का आगमन होता है, और डेनिश का आगमन एक महज संयोग है। इतिहास में इसने कोई अपना स्थान ऐसा नहीं बनाया कि जिसको हम पढ़ें, तो थोड़ा सा लेकिन इस पे हम नजर डाल लेते हैं कि 1616 ईस्वी में डेनिश भारत आया। डेनिश भारत आया और 1620 में ट्रैंकोबार में अपना पहली कंपनी स्थापित करता है, और 1676 बंगाल के ही श्रीरामपुर, और यही श्रीरामपुर आज के डेट में श्री रामपुर के नाम से जाना जाता है। यहां इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रहा, और 1745 आते आते इसने अपनी सारी फैक्ट्री बेच दी, और बेची भी तो किससे? ब्रिटेन से बेच दिया और वापिस चला गया। यानी ना यहां टिका, ना इसने संघर्ष किया, आया और 150 वर्षों में ही बोरिया बिस्तर बांध के यह वापिस चला गया। तो इसकी एक छोटी सी ही कहानी है, क्योंकि इसने संघर्ष ही नहीं किया है, बल्कि एक सीमित संसाधन के साथ आए और सीमित पूंजी के साथ और सीमित व्यापार करके ये वापस चले गए। मेन फोकस है फ्रांसीसियों का आगमन, क्योंकि जब तक फ्रांसीसी नहीं आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कोई आधिकारिक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं दिखेगा। तो फ्रांसीसियों का प्रवेश भारत में सबसे बाद में होता है। 1664 ईस्वी में इनका आगमन होता है, अर्थात सबसे लेट से। और इसके लिए जो प्रयास करता है वह प्रयास करता है कोलबर्ट, जो वहां के शासक लुई 14 का एक समझिए सलाहकार रहता है, महामंत्री, सलाहकार, मंत्री जो कहें ले। तो इसका मंत्री रहता है कोलबर्ट। यह प्रयास करता है कि सभी देश जो है, संपन्न देश जो है, खास करके इसका जो संबंध है वह ब्रिटेन से है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कोई दुश्मन है तो वह ब्रिटेन है। यानी ब्रिटेन से ही इसको हमेशा जलन रहता है। तो उसके प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है।
और कंपनी का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है और सारा खर्चा कंपनी वहन करती है। यानी कुल मिला के यह भारत आने वाली पहली सरकारी कंपनी है। यानी जो सरकार चलवा रही है कंपनी को, खर्च वो तो मुनाफा भी सरकार का। लेकिन इसके पूर्व के जो भी कंपनियां हैं, कंपनी को स्वतंत्रता दिया गया है और उसके एवज में जो राशि उसकी निर्धारित की गई हो, तो इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो भी इन्वेस्टमेंट है और या जो भी इनकम होंगे वह सरकार के होंगे। क्योंकि लुईस सुलावा जो है थोड़ा सा निरंकुश टाइप का है, वह इनकम की लालच में कि जो आय जो हो मेरी हो, क्योंकि वहां की स्थिति आप देख रहे हैं कि ठीक नहीं है फ्रांस की स्थिति, है ना। 14वां है, फिर 16वां आते आते वहां पे संग्राम छिड़ जाएगा। तो 1668 ईस्वी में 64 में कंपनी का स्थापना होता है और 1668 ईस्वी सूरत, सबकी नजर सूरत, और सूरत में फ्रैंकोइस कैरो, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। यानी सूरत में फ्रांस की पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में स्थापित होती है। और नेक्स्ट अगले साल ही 1669, आप देखिए यहां भी ब्रिटेन की फैक्ट्री है, ब्रिटिश फैक्ट्री है। और मसूलीपट्टनम में भी यह दूसरी फैक्ट्री लगा देता है। यानी यह कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता का यह प्रतीक साबित होता जा रहा है। 1673 ईस्वी में आते आते जो इसके कंपनी के निदेशक हैं फ्रैंको मार्टिन, ये निदेशक हैं कंपनी के। तो फ्रैंको मार्टिन वेलिकोंडपुरम के जो सूबेदार होते हैं शेर खान लोदी, वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर अली खान लोदी या शेर खान लोदी, वहां का सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव वह प्राप्त करता है और उस कुछ गांव को प्राप्त कर कालांतर में उस गांव को मिला करके पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। तो पौंडीचेरी की स्थापना का श्रेय जो जाता है फ्रैंको मार्टिन को जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि पौंडीचेरी का संस्थापक कौन है, तो फ्रैंको मार्टिन ही पौंडीचेरी के संस्थापक कहलाएंगे। और आज भी पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश इसलिए रखा गया है कि उसकी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके। और पौंडीचेरी में फोर्ट लुई किला का निर्माण किया जाता है। यानी इसका भी अब किला स्थापित हो जाता है। और पहली किला अगर जब भी पूछे तो पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी आज भी इसको मिनी फ्रांस के नाम से जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो 1673 में ही यानी उसी वर्ष में, अब यह दक्षिण की तरफ है, अब इसकी पूर्वी क्षेत्रों में इसका आगमन होगा। तो 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता
शाइस्ता खां। फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर देता है और वह जगह होता है चंद्रनगर। कौन सा जगह? बंगाल का चंद्रनगर। और इस चंद्रनगर में जो है फ्रांसीसी अपनी कोठी स्थापित करता है और एक समझिए तो सुप्रसिद्ध कोठी है फ्रांसीसियों की चंद्रनगर में, जिसको फोर्ट ओर्लियंस कहा जाता है। यहाँ जो कोठी बनता है चंद्रनगर में, कोठी बनाई जाती है, इस कोठी को फोर्ट ओर्लियंस नाम दिया जाता है। यह चंद्रनगर बंगाल में है, यहीं पर स्थापित होता है। तो फोर्ट ओर्लियंस जब बन जाता है तो फोर्ट ओर्लियंस के मध्य ही समझिए तो दक्षिण में मतलब पौंडीचेरी में और इधर बंगाल में भी इसकी जड़ें जम जाती हैं। और 1721 आते आते यह अपना भी विस्तार करता है। कहां तक? तो मॉरिशस। यह मॉरिशस में अपना विस्तार करता है। फिर 1725 मालाबार तट और 1739 कारिकल। तीन जगहों को यह जीत लेता है, अर्थात यह अपना अभियान जो है जीत का यह जारी रखता है और तीन बड़े शहर मॉरिशस जो आज के डेट में एक स्वतंत्र देश है और जिसकी भाषा जो है भोजपुरी है, मालाबार तट और कारिकल पर अपना अधिकार कर लेता है। और जब यह तीन क्षेत्र जीतता है तो इसकी जो महत्वाकांक्षाएं नहीं, अति महत्वाकांक्षाएं जो है वह बढ़ जाती है। और 1742 ईस्वी में जब इसकी ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो डुप्ले जो है उसका वायसराय बन गया रहता है। डुप्ले यह फ्रांसीसी वायसराय है। और फ्रांसीसियों में सबसे मजबूत और सबसे सफल यह वायसराय है। डुप्ले भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन फ्रांसीसियों की स्थिति और फ्रांसीसियों की शक्ति का यह विस्तार करता है और इसके प्रयास से ही फ्रांसीसी यह भारत में मजबूत होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि फ्रांसीसी और ब्रिटेन का बन नहीं पाता है। नहीं बनने के पीछे कारण है कि उधर सप्तवर्षीय युद्ध 1764 से लेकर के और 73 तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होता है सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं। तो जब वहां युद्ध होता है तो यहां भी दोनों के बीच में एक दुश्मनी सी रहती है स्थिति, जिसका नतीजा होता है कि कोरोमंडल के तट पर, कोरोमंडल यानी बंगाल की खाड़ी वाले तट पर लगभग 20 वर्षों तक फ्रांसीसी और ब्रिटेन का संघर्ष चलता है। और उस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और 3 कर्नाटक युद्ध हुए 20 वर्षों में, जिसको प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और अंततः इस सभी युद्धों में फ्रांस की हार होती है और अंततः इस हार के साथ ही
फ्रांस का यहां से सफाया होता है और अंग्रेज एक शक्तिशाली अपना उपनिवेश कायम करने में सफल होता है। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के क्रम में हमने सभी कंपनियों का आगमन देख लिया और आगमन का सिलसिला खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि यहां कंपनियां अपना विस्तार कैसे करती है। विशेष अगला जो चैप्टर होगा मेरा, या अगला टॉपिक जो होगा, क्योंकि यहां संघर्ष शुरू हो गया है ब्रिटेन और फ्रांस का, तो अगली कड़ी में जो मेरा टॉपिक होगा वह फ्रांस और ब्रिटिश का संघर्ष होगा, यानी कर्नाटक युद्ध पे हम चर्चा करेंगे। और फिर कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद में फिर प्लासी की तरफ चलेंगे। प्लासी के बाद में हम बक्सर का युद्ध देखेंगे। बक्सर के युद्ध से लेकर के हम 1857 के विद्रोह के पूर्व, यानी इस ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियों पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यही चैप्टर को रोकते हैं। धन्यवाद, खुश रहें।